जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 के लिए जो पाठ्यक्रम है उसे समझने के लिए हमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को समझना होगा, क्योंकि हम कक्षा 10 में जब पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाई उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमारी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। और इसके लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज छोड़नी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो कि हम पढ़ तो लेते हैं साथ में, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता, यानी वो हमारी परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। और जो चीजें परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं उनको अधिक विस्तार में ले जाने से हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारा समय ही नष्ट होता है। तो सबसे पहले यदि हम इस प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझ लेंगे। प्रश्न पत्र आप सभी के पास है जिन्होंने अभी 10वीं क्लास का एग्जाम दिया है, और जो अभी 10वीं क्लास में आए हैं बच्चे और संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो इस प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझ लें, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत पैटर्न बदल जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है अभी, और नेक्स्ट ईयर भी यही रहने वाला है। तो इसमें जो पैटर्न बदला हुआ है उसमें इतना सा बदला है कि अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आया करते थे वो 10 प्रश्न इसमें या 8 प्रश्न इसमें नहीं है, बल्कि इसमें सीधे सीधे ही जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं या अनुवाद वाले प्रश्न हैं वो ज्यादा हैं। तो अपन इसमें देखते हैं, कुल मिला के इसमें 28 प्रश्न हैं। 10वीं कक्षा की जो ये 10वीं कक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें लगभग 23 प्रश्न होते हैं और 23 से 28 प्रश्न तक होते हैं, और इन्हीं में सारे पाठ्यक्रम को समाहित किया हुआ होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कभी 23 प्रश्न होते हैं, कभी 28 प्रश्न होते हैं, तो ये किस लिए? तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि कभी कभी जैसे कि प्रश्न निर्माण एक प्रश्न होता है और उसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न या 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं, तो आप एक ही प्रश्न के 4 भाग समझकर उस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। इसी तरह से कभी कभी प्रश्न उत्तर, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर होते हैं, वो या तो एक ही प्रश्न के अंतर्गत दे दिए जाते हैं 4 प्रश्न, या फिर उनको अलग अलग करके उनकी प्रश्न संख्या अलग लगा दी जाती है। जैसे कि प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 इसमें दी गई है, प्रश्न निर्माण में उन्होंने बना दी है। और हो सकता है कि वो प्रश्न संख्या 6 में ही 4 प्रश्न निर्माण के प्रश्न दे दें, तो यहाँ पर आपकी जो प्रश्नों की संख्या है वो घट जाएगी। ये तो हुई इसके पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र में आपके कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और आपको किस तरह से उनके उत्तर लिखने हैं। और इनको याद करने के लिए और इस प्रश्न पत्र को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे तो 90% मार्क्स आएंगे, 95 आएंगे, इससे भी ऊपर आएंगे, संस्कृत में तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है कि यदि आप संस्कृत भाषा को समझते हैं, जानते हैं, तो जो भी आप लिखते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास होता है कि जो मैंने लिखा है वो एकदम सही है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये जो मैंने लिखा है वो सही है, तो फिर आपके मार्क्स बहुत ही कम कटने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ हम इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं ताकि आगे हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए और कोई भी नंबर हमारे ना कटे। तो इसके लिए हमें इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को समझना होगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषया अनुवादम लिखत। पहला प्रश्न 5 अंक का है और इसमें पठित गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखना है। अब हम क्या करते हैं कि गाइड इत्यादि में से या किसी अन्य सामग्री में से पठित गद्यांश के साथ साथ अपठित गद्यांश भी बहुत सारे पढ़ लेते हैं, कि हो सकता है अपठित गद्यांश में से भी प्रश्न पूछे जाएं या उसका भी हमको अनुवाद दे दिया जाए। तो अपठित गद्यांश हमें नहीं पढ़ने हैं। और दूसरी बात है कि इसमें आपसे सिर्फ अनुवाद पूछा गया है, और हमारा जो एक परीक्षा का या समझ लीजिए कि पढ़ाई का जो पैटर्न रहा है, हम हमेशा से ही सप्रसंग अनुवाद करते आ रहे हैं। चाहे हिंदी भाषा में लीजिए, चाहे संस्कृत भाषा में लीजिए, तो सप्रसंग हम अनुवाद लिखते आ रहे हैं। तो परीक्षा में हमसे मात्र अनुवाद पूछा जाएगा, और अनुवाद का अर्थ है कि जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वही की वही
आप हिंदी भाषा में लिख दें। उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है, उसे आपको समझाकर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर समझाकर लिखेंगे तो ये व्याख्या हो जाएगी और फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। यानी आपको शब्दशः लिखना है, जो संस्कृत के शब्द हैं उनकी हिंदी बनाकर लिखनी है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपके ये 5 नंबर पक्के हैं। इसमें आपको एक अथवा का ऑप्शन दिया हुआ है और इससे आपको एक फायदा मिल सकता है कि पूरी पाठ्य पुस्तक में से गद्य के जितने भी गद्यांश हैं, यानी पाठ के अंदर जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं, उनमें से एक कोई ऐसा कठिन टुकड़ा हो, एक गद्यांश हो, जो आपको लगे कि मैं परीक्षा में लिख ही नहीं पाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा और मैं इसको समझना नहीं चाहता, इसमें दिमाग लगाना नहीं चाहता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक गद्यांश छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा दिया गया है। आपने सारे पढ़े हुए एक गद्यांश छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आ भी गया तो भी अथवा में होगा, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अब आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी यही है कि अधोलिखितस्य पठित पद्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। यानी नीचे जो लिखा हुआ है पद्य पढ़ा हुआ, यानी है आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही। पाठ्य पुस्तक में जितने भी पद्य के पाठ हैं, चाहे वो 5 हो, 7 हो, 8 हो, इससे ज्यादा होते नहीं है, तो इसके अंदर जितने भी पद्य के पाठ हैं उन्हीं में से आपको ये श्लोक दिए जाएंगे या पद्य दिया जाएगा, चाहे गीत का अंश हो चाहे वो श्लोक हो, वो दिया जाएगा और उससे आपको हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। इसमें भी अनुवाद ही लिखना है, आपको व्याख्या नहीं करनी है, इसमें कोई प्रसंग नहीं लिखना, सीधा सीधा अनुवाद करना है और ये भी आपका 5 अंक का। तो कुल मिला के आपके 10 अंक तो अनुवाद के आ जाते हैं। अगर आप सारे पाठों को ध्यान से पढ़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इन पाठों का अनुवाद क्या है, यानी हिंदी भाषा में आप उस पाठों को समझ लेते हैं, तो ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो है अधोलिखितस्य पठित पद्यस्य संस्कृतेन व्याख्या कुरुते। अब यहाँ पर संस्कृत भाषा में ही व्याख्या मांगी गई है। तो संस्कृत भाषा में व्याख्या का मतलब यही होता है कि जो ये श्लोक लिखा गया है या जो ये पद्यांश लिखा गया है, इसको आप सरल संस्कृत में अभिव्यक्त करके बताएं और थोड़ा सा समझाकर, थोड़ा सा खोलकर बताएं और सबसे सरल जो संस्कृत के शब्द हैं उनका उपयोग करें। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियोस जो मैं आपके लिए इसमें ऑनलाइन लेकर आऊंगी, तो उसमें आपको संस्कृत व्याख्या करने का तरीका भी मैं बताऊंगी, जो सरल तरीके से आप किस तरह से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। चौथा प्रश्न भी यही है, पद्य की संस्कृत व्याख्या करनी है आपको और गद्य की संस्कृत व्याख्या करनी है। एक गद्य का पाठ दिया जाएगा, एक पद्य का पाठ दिया जाएगा, जिसमें से एक पैराग्राफ होगा और उसमें से आपको संस्कृत में व्याख्या करनी होगी। ये आपके 4 प्रश्न हो गए। 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न इसमें दे रखा है कि अधोलिखितेषु 8सु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी संस्कृत भाषा में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्नों के उत्तर भी बहुत छोटे छोटे हैं, यानी एकदम लघुत्रात्मक प्रश्न है ये। तो ये आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसमें 3 अंक आपके हैं, यानी आधे आधे अंक का एक एक प्रश्न है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो सब आपके पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं वही प्रश्न है। तो हम क्या करते हैं कि पाठ के पीछे जो जितने भी लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उन्हें तो हम याद करते ही हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो गाइड में दिए गए होते हैं या कोई पासबुक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, हम उन सब प्रश्नों को भी याद कर लेते हैं। हालांकि अगर आप उन सब प्रश्नों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जहां परीक्षा के पैटर्न की बात हो रही है, तो वहां पर जब आपके पास समय कम है और आप ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। तो ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से हैं और पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप जोर दीजिए कि जब भी आप पाठ पढ़ें, पाठ पढ़ने के बाद पीछे के लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर उसी दिन याद कर लें। इसके बाद आती है प्रश्न संख्या 6 से 9। अब इसमें एक रेखांकित पद होता है जिसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना होता है, यानी कि आपको उत्तर दिया हुआ है, अब आपको प्रश्न बनाना है। आपको ये सोचना है कि जो ये उत्तर है ये मैं कब दूंगा, यानी मुझसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा जब मैं इसका उत्तर इस रूप में दूंगा।
तो इस तरह से हमको प्रश्न निर्माण करना होता है। तो 6 से लेकर 9 तक जो प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न निर्माण के हैं। प्रश्न बनाने हैं आपको, आगे वीडियोस में बताऊंगी आपको प्रश्न निर्माण हम किस तरह से करते हैं। और इसके बाद आपके आते हैं कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं ऐसे पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो ये जो एक आपका प्रश्न है ये आप समझ लीजिए कि ये तो आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप समझ सकते हैं कि पेपर आउट हुए बिना ही आपको पता है कि ये तो आना ही आना है। और इसके निर्धारित अभी इसमें 3 अंक हैं, पहले इसके 4 अंक हुआ करते थे और हो सकता है 3 से लेकर 4 अंक तक इसके होते हैं। तो इसमें आपको 2 श्लोक याद करने हैं संस्कृत भाषा में और सीधे सीधे साफ सुथरे अक्षरों में 2 श्लोक लिखने हैं। तो उसमें आपके 3 नंबर आएंगे। श्लोक लेखन से संबंधित मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके यानी नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश आपकी पुस्तक में से भी आ सकता है और पुस्तक के बाहर से भी आ सकता है, लेकिन पुस्तक के बाहर से भी यदि आएगा तो एकदम सामान्य सा गद्यांश होगा और वो भी गद्यांश वो होगा जो आपके पाठ्यक्रम में आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे कुछ जो गद्यांश दिए हुए हैं उनमें से किसी गद्यांश के से उसमें प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश पर प्रश्नों के उत्तर लिखना, शीर्षक देना, ये आप पिछली कक्षाओं से देते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आप आसानी से कर लेंगे। 10 नंबर इसके निर्धारित हैं और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि गद्यांश में से किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत। यानी नीचे जो आपके 2 पद दे रखे हैं उसका संधि विच्छेद आपको करना है और संधि का नाम लिखना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। हम अक्सर क्या करते हैं कि इसको कई बार संधि विच्छेद करके रख देते हैं, नाम नहीं लिखते संधि का। कई बार संधि का नाम लिख देते हैं, उसको संधि विच्छेद नहीं करते, जबकि हमें पूरा पूरा लिखना चाहिए। संधि विच्छेद करके बराबर समस्त पद उसका लिखें, उसके बाद उसमें लिखें आगे कौन सी संधि है, मात्र 1 लाइन में और स्पष्ट अक्षरों में, तब आपको पूरे इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी संधि के आपको 2 नंबर मिलते हैं। इसके बाद 13वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको संधि करके लिखनी है, यानी आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, अब आपको संधि करके लिखनी है और संधि का नाम लिखना है। तो आप ये मान लीजिए कि संधि के आपके 4 अंक हो गए, 4 अंक की संधि आएगी आपके परीक्षा में। तो आपको संधि को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और संधि में क्या पढ़ना है, उदाहरण, और उसके बाद संधि कौन सी है ये आपको बताना है। 14वें नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा विग्रह पदानां समासं कृत्वा समासस्य नामानि लिखत। यानी जो विग्रह पद दे रखा है उसका तो समास करना है और समास जो दे रखा है उसका आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो समासों को भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। समास से संबंधित, संधि से संबंधित जो एक वीडियोस हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं और साथ में आपको अभ्यास भी करना है। अब आता है आपका 15 नंबर का प्रश्न, अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्तिं तत्कारणश्च लिखत है। यानी जो एक वाक्य दिया हुआ है इसमें एक शब्द अंडरलाइन किया हुआ है और जैसे विद्यालयात, तो इसको अंडरलाइन किया हुआ है और ये पूछा है कि इसमें विभक्ति लिखिए कौन सी है और इसका कारण बताइए कि ये विभक्ति यहाँ क्यों आई। तो विद्यालयात पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र है विद्यालयात बहि गच्छति, यानी बहि के योग में पंचमी विभक्ति आती है। तो विभक्तियों के कुछ नियम होते हैं, अनुवाद के कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम जब आप सीख लेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ये प्रश्न आपका 3 अंकों का आता है। तो इसके कारण विभक्ति कौन सी आती है, इनके कारण क्या होते हैं, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। प्रश्न नंबर 16, ये भी 2 अंक का है। इसमें आपके प्रत्यय हैं कि किसी भी शब्द में कोई प्रत्यय लगाएंगे आप तो वो क्या शब्द बनेगा, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर शब्द बनते हैं। तो कभी प्रश्न प्रत्यय से संबंधित पूछ लिया जाता है, कभी उपसर्ग से संबंधित पूछ लिया जाता है।
और कभी तो पूरा शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है और इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ये प्लस करके शब्द दे देते हैं कि अब इसका पूर्ण शब्द क्या बनेगा। तो ये भी 2 नंबर का है। 17 नंबर के प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्ययो रेखांकित पदयो प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत। अब इसे प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखने हैं आपको, यानी कौन सी इसमें प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा शब्द है। तो ये भी आपके जो प्रकृति प्रत्यय हैं, प्रत्यय उपसर्ग वाले जो आपके व्याकरण में दे रखे हैं प्रत्यय उपसर्ग, ये भी 4 अंक के हो गए, क्योंकि 2 अंक का तो 16 नंबर प्रश्न पूछ लिया, 2 अंक का 17 नंबर प्रश्न पूछ लिया। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, मंजूषायाम प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। अव्यय पद क्या होते हैं ये भी मैं अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी। अव्यय पद ऐसे पद जिनका लिंग विभक्ति कारक के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, यानी वो शब्द कभी बदलते नहीं है, वैसे ही होते हैं। जैसे कि तथा, कुतः, यत, अपि, खलु, ननु, बहुत सारे शब्द हैं। तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो ये प्रश्न आता है कि अव्यय शब्द दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि इसका वाक्यों में प्रयोग करो, किसी एक अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। ऐसे 3-4 अव्यय शब्द दे दिए जाते हैं और उनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना होता है। ये भी आपके 3 नंबर के हैं। और दूसरी तरह से खाली स्थान दे दिए जाते हैं और ऊपर आपको मंजूषा दे दी जाती है जिसमें अव्यय शब्द लिखे हुए होते हैं। अब आपको खाली ये देखना है कि नीचे किस वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द फिट बैठेगा, तो उसको आपको वहां लिखना है। और अधिकतर ये जो लाइनें होती हैं ये आपके किसी न किसी पाठ की ही लाइन होती है। तो अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ा है, पढ़ते समय आपने थोड़ी सी रुचि रखी है, ध्यान दिया है, तो आप इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से कर लेंगे। इस अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन करो, यानी वाच्य परिवर्तन करना है ना। 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो कर्ता प्रधान वाक्य, एक होता है कर्म प्रधान वाक्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो इसको हमें कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में बदलना है और कर्मवाच्य है तो कर्तृवाच्य में बदलना है। तो इसको किस प्रकार से बदलना है ये भी एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। ये भी आपका 3 अंकों का आता है, तो इसे भी हमें सीखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें ये आ जाएगा आसानी से। इसके बाद आता है घटिका चित्र सहायता संस्कृतेन शब्देन रिक्त स्थाने समय लेखनम कुरुते। संस्कृत समय जानीम, ये अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि संस्कृत में समय आप कैसे जानेंगे और संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे। तो ये आप बहुत ही आसानी सीख लेंगे, एक लेसन में, एक ही दिन में आपको ये आ जाएगा। और इसके पूर्ण 2 अंक हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो ये आता है खाली स्थान दे दिया जाता है और एक घड़ी दे दी जाती है, घड़ी में समय बना हुआ है, दर्शाया हुआ है समय। अब आपको संस्कृत भाषा में लिखिए कि वो समय कितना है, इस तरह से ये पूछा जाता है। या फिर नीचे समय लिख दिया जाता है अंकों में और आपसे पूछते हैं कि इसका संस्कृत में शब्द लिखिए कि ये कितना समय है। तो ये 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। आप समझिए कि ये भी 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है। इसके बाद आप देखिए 23 नंबर का प्रश्न आता है, अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुते। कुछ वाक्यों को आपको शुद्ध करने हैं। तो वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आपको संस्कृत की वाक्य योजना समझनी पड़ेगी, यानी कर्ता कारक के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार, ये जो विभक्ति के नियमों के अनुसार, अनुवाद के नियमों के अनुसार किस प्रकार से आप वाक्य निर्माण करेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। लघु वाक्य रचना संस्कृत की सीखनी पड़ेगी, जिसमें कर्ता के अनुसार सबसे पहले तो क्रिया लगानी आपको आनी चाहिए। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और उसके बाद आपको कारक चिन्हों के अनुसार या वाक्य के जो नियम हैं, अनुवाद के नियम, उनके आधार पर आपको ये जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप ये 3 अंक का प्रश्न कर पाएंगे। और अगर आप अनुवाद के नियम समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत व्याख्या में भी आपको संस्कृत के जो वाक्य बनाने में काम आते हैं और अनुवाद जो आते हैं हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए, वहां भी वो काम आते हैं और वाक्यों को शुद्ध करने में भी वो काम आते हैं।
तो लघु वाक्य रचना जो संस्कृत की है वो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब आते हैं 24 नंबर का प्रश्न कि एक आपको रिक्त स्थान में आपको दिया गया है पत्र या एक एप्लीकेशन आपको दे दी जाती है, तो उस एप्लीकेशन में या उस पत्र में कौन कौन से शब्द मिसिंग है, यानी कौन से शब्द लिखे हुए नहीं हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं और उसके लिए मंजूषा दी हुई होती है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि अगर हमने एक दो एप्लीकेशन भी अगर हमने याद कर रखी है, एक दो पत्र भी हमने याद कर रखे हैं, तो उसमें जो शब्द आते हैं वो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि हमें कौन सा शब्द किस रिक्त स्थान में भरना है। तो ये भी 4 अंक का प्रश्न आता है और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। 25 नंबर का प्रश्न है मंजूषाया उचित पदई ग्रीष्मावकाश इति विषय संवादम पूर्यते। यानी जो मंजूषा दी गई है, यानी ऊपर जो एक आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, और उसमें से आपको शब्द छांटकर नीचे लिखने हैं। नीचे कहाँ लिखने हैं? रिक्त स्थान दे रखा है, और रिक्त स्थान किस चीज का है? कन्वर्सेशन दे रखी है, वार्तालाप दे रखी है, संवाद दे रखा है। तो संवाद में जैसे कि माता पुत्र का संवाद है, जैसे कि पिता पुत्र का संवाद है, गुरु शिष्य का संवाद है, या दो मित्रों का संवाद है। तो इस तरह से कुछ संवाद आते हैं। तो इन संवादों में एक चित्र की परिकल्पना आप कर सकते हैं, यानी एक इस प्रकार की परिकल्पना आप कर सकते हैं कि दो मित्र जब बात करेंगे तो किस तरह से करेंगे, किसी विषय को लेकर जब वो बात करते हैं तो उस विषय से क्या प्रश्न पूछेंगे, किस तरह से दूसरा मित्र जवाब देगा। घर में यदि माता पुत्र से बात करेगी तो किस तरह से बातचीत होगी। इस प्रकार से अगर हम थोड़ी सी परिकल्पना करके और इसका उत्तर लिखना चाहें तो खाली स्थान में कौन सा शब्द हमें फिट करना है वो हमें समझ में आ जाता है। और दूसरा, अगर हमने अनुवाद के नियम समझे हुए हैं तो हम ये खाली स्थान भी आराम से भर लेंगे। इसके बाद 26 नंबर का प्रश्न आता है, संस्कृत में अनुवाद करना है। कुछ आपको वाक्य दिए हुए हैं, वर्तमान काल के वाक्य हैं सारे। इसमें आपके भूतकाल के, भविष्यत काल के वाक्य भी हो सकते हैं और वर्तमान काल के वाक्य भी हो सकते हैं। तो इसको आप हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद के नियम समझने पड़ेंगे। कर्ता के साथ क्रिया कैसे लगानी है, कारक चिन्हों का क्या रोल है, विभक्ति किस काम आती है, शब्द रूप आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ आपको धातु रूप याद करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको अनुवाद पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। व्याकरण में अनुवाद पर आप विशेष ध्यान दीजिए। एक तो हिंदी से संस्कृत अनुवाद और संस्कृत से हिंदी अनुवाद, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आप कहीं भी रुकने वाले नहीं है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आए। तो खास तौर पर इन दो बातों पर आपको ध्यान देना है। अब आता है आपका 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर के प्रश्न में है कि अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता संस्कृतेन षड् वाक्यानि निर्माय लिखत। यानी संस्कृत भाषा में 6 वाक्य निर्माण करके आपको लिखना है। अब इसमें जो दे रखा है वो पर्यावरण का एक चित्र दे रखा है। आप इसमें चाहे देख सकते हैं कि ये चित्र दे रखा है पर्यावरण का, और पर्यावरण के बारे में ही जानकारी पूछी गई है और कुछ मंजूषा में शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। बहुत ही सरल है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक अगर देखेंगे तो उसमें पीछे 4-5 चित्र दे रखे हैं। चित्र के आधार पर उनकी जो है, चित्र के आधार पर कुछ वाक्य बनाने, उन चित्रों को देखकर वाक्य बनाना आपकी उस पुस्तक में दे रखा है। तो आप उसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। उन 4-5 के अंदर से ही एक पूछा जाता है, यानी कोई लंबी चौड़ी कोई रामायण नहीं है। इसमें 4-5 जो दे रखे हैं दृश्य, उन दृश्यों के आधार पर ही पूछा जाता है। और जब आपने 4-5 दृश्य के आधार पर संस्कृत भाषा के शब्द लिखने सीख लिए, संस्कृत भाषा में उन शब्दों का अनुवाद करना सीख लिया, तो फिर आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। ये प्रश्न 3 नंबर का है। इसमें भी एक चीज अथवा आती है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, रिक्त स्थान भर दीजिए। तो रिक्त स्थान में जो शब्द आपको लिखने हैं वो ऊपर लिखे हुए होते हैं। ये भी एक कहानी की तरह है। तो कहानी की तरह आप समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। थोड़े से अभ्यास की बात है। कुछ कहानियां पाठ्य पुस्तक के पीछे भी दे रखी हैं, उसमें भी आप शब्दों को भर के देख सकते हैं, तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे। 28 नंबर का प्रश्न है,
सबसे सरल, बहुत ही सरल प्रश्न है। अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रमम संयोजनम कृत्वा लिखत। यानी ये जो आपको 6 वाक्य दिए हुए हैं, ये 3 नंबर के हैं और ये क्रम रहित वाक्य हैं, यानी किसी कहानी में से दिए हुए हैं और कहानी में क्रम नहीं है, यानी ऊपर नीचे बात लिखी हुई है, क्रम से लिखी हुई नहीं है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो क्रम नहीं है, बल्कि उल्टी पुल्टी कहानी लिखी हुई है। इसको आपको सीधी लिखनी है, यानी पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, इस तरह से 6 वाक्य आपको जमाने हैं। तो ये बिल्कुल सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 15, 16 या जितने भी पाठ हैं, 17, तो उन पाठों में कहानी के पाठ बहुत कम हैं और ये जो क्रम रहित वाक्य आते हैं, ये कहानी के पाठों में से ही आते हैं। तो बहुत कम कहानी के वो हैं पाठ, उन्हीं में से हमको ये वाक्यों को जमाना है। तो कहानी एक तो हमको आसानी से याद रहती है, 5, 6, 7 कहानियां हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और कहानी जिस प्रकार से हम दूसरी कहानियां याद रखते हैं, वैसे हम अपने पाठ्यक्रम की कहानी को याद रख सकते हैं। और हमने उन कहानियों को याद कर लिया तो निश्चित रूप से हम इस क्रम रहित वाक्यों को आसानी से क्रम में जमा लेंगे। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते, कहानियां भी नहीं याद करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी जो पुस्तक है, पुस्तक के अंत में कुछ क्रम रहित वाक्य दिए हुए हैं और उसके नीचे ही क्रम से जमाए हुए वाक्य भी दिए हुए हैं। ये मुश्किल से 5 या 6 या 8 से ऊपर नहीं है, 6 से 8 के बीच में है। और हमें सिर्फ एक बार पढ़ना है उनको। एक बार अगर हम अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे और परीक्षा से पहले एक बार दोहरा के चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये 3 नंबर हमारे आ जाएंगे और एक भी हमारा क्रम रहित वाक्य गलत नहीं होगा। उसको जो क्रम में जमाना है वो हम बिल्कुल एकदम से क्रम से उन वाक्यों को जमा लेंगे। तो ये है आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम अनावश्यक चीजों को याद करने में अपना समय बर्बाद ना करें और कुछ आवश्यक चीजों को हम हल्का समझकर या कम समझकर हम उसे छोड़ नहीं दें। तो बच्चों, अगर आपके पास ये प्रश्न पत्र है तो सबसे पहले एक बार इस प्रश्न पत्र का अवलोकन आप जरूर कर लें और पुस्तक पढ़ते समय आप उन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि हमें कोई भी प्रसंग नहीं पढ़ना, किसी भी प्रसंग में नहीं जाना है, क्योंकि प्रसंग के बारे में इसमें पूछा ही नहीं गया है। दूसरा, संस्कृत में व्याख्या जो आपको याद करनी है वो आपको अलग याद करनी है और संस्कृत में अनुवाद आपको अलग याद करना है। तो संस्कृत में व्याख्या करनी है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो पूरे पाठ जितने भी हैं, चाहे पद्य के पाठ है चाहे गद्य के पाठ है, उन सब का एक तो आप हिंदी अनुवाद याद करें, प्रत्येक गद्यांश का, प्रत्येक पद्यांश का, और साथ ही प्रत्येक गद्यांश की, प्रत्येक पद्यांश की संस्कृत व्याख्या भी याद करें। और उसके अलावा जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वे ही प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। क्योंकि आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं आता है और जो भी प्रश्न पत्र बनाया जाता है, हम भी जब प्रश्न पत्र बनाते हैं बोर्ड में, तो इस बात का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो उदाहरण आए हुए हैं वे ही उदाहरण हम लें, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। क्योंकि ज्ञान इतना विस्तृत है, ज्ञान तो एक महासागर है। आप कहीं से भी ऐसे उदाहरण निकाल सकते हैं जिनको आपने कभी पढ़ा नहीं हो या कहीं सुना नहीं हो, ऐसा उदाहरण भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम जब 10वीं क्लास की बात हो रही है, तो 10वीं कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि आप जितना भी फोकस कर सकते हैं वो आप अपने पाठ्य पुस्तक पर कीजिए। तो बच्चों, परीक्षा की तैयारी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना है, क्योंकि जो भी परीक्षा में आता है वो सब पाठ्य पुस्तक के आधार पर आता है। हम भी जब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितने भी उदाहरण दिए जाएं वो पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही दिए जाएं। इसके अलावा अगर आप व्याकरण संबंधी कुछ पढ़ना चाहते तो वो अधिक से अधिक उदाहरण कहीं अन्यत्र से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप पाठ्य पुस्तक पर जोर रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। पाठ्यक्रम हमें कैसे शुरू करना है, कैसे हमें पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये हम पहली इकाई से ही प्रारंभ करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पहली इकाई के साथ। चले बच्चों,
जय हिंद।